हेलो डियर पार्टिसिपेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक इन आवर 40 आवर्स चैलेंज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर फिजिकल एक्टिविटी बाय तारिक सर पीई वाले। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन किया था और वो था डबल सर्कुलेशन। आमतौर से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर फिजिकल एक्टिविटी की जो किताबें होती हैं उसमें हम लोगों को कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसमें हम लोगों को मिलती नहीं हैं और कॉम्पिटिशन्स में उससे रिलेटेड हमारे बहुत से सवालात आते हैं। उन्हीं में से एक मेरा अपना अनुभव है, तजुर्बा है मेरा कि उसमें से एक कई चीज़ों में से एक जो है वो डबल सर्कुलेशन है। एनी हाउ, तो आज हम लोग जो हैं वो अब जो है वो कुछ चीज़ों के बारे में और नई चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे रिलेटेड विद आवर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो उससे पहले हम लोग जो हैं वो लेट्स स्टार्ट विद द very strong Indian culture, है नहीं? श्री सरस्वती वंदना, the God who gives us principle to acquire knowledge. आरंभः वंदे परमेश्वरम। मैं शुरू करता हूँ परमेश्वर के बनाए सिद्धांतों की तारीफ के साथ। ब्रह्मानंद स्वरूपम, परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात उसके बनाए सिद्धांतों के अनुसार कर्म करने में ही परम आनंद है। पावकनः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसुः, अर्थात ओ सरस्वती, आप हमारी हर तरह की कमजोरियों को दूर करने वाले हो। और ओ सरस्वती, जब हम आपके बताए हुए मार्ग पर कड़ा संघर्ष करते हैं तो आपका स्वभाव और आपके गुण हमारे अंदर जागृत होने लगते हैं। ओ सरस्वती, इस संघर्ष में आपकी शक्ति हमको प्रदान हो। चोदयित्रिसूनरतानां चेतन्ति सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती। ओ सरस्वती, आप हमें सच्चाई की तरफ प्रेरित करो और हमारे अंदर सत्य कर्म करने की सुमति प्रदान करो। उस सरस्वती ने हमारे इस संघर्ष को कबूल कर लिया है। महो अड़ः सरस्वती प्राचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति। ओ सरस्वती, आपकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और हमारी बुद्धि को जागृत करने का आप ही स्रोत हो। वो सरस्वती अपनी पूरी सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता और ज्ञान के साथ यहाँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर फिजिकल एक्टिविटी की क्लास में मौजूद है, हमारे साथ है। तो आइए, उसने जो हमको प्रिंसिपल्स दिए हैं उस उन प्रिंसिपल्स को ग्रहण करते हुए, यानी सरस्वती को ग्रहण करते हुए हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जानकारी को आगे बढ़ाएं। तो हम लोग इस क्लास में जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम है हार्ट का। और आपको तो पता ही है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो पूरा का पूरा हमारा इलेक्ट्रिक सिस्टम है ना? तो उस इलेक्ट्रिक सिस्टम से हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे ऑर्गन्स हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम से चल रहे हैं। हार्ट हमारा भी जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम से ही चल रहा है। अच्छा, अब ये किस तरीके से चलता है, इसको हमको और आपको बहुत ध्यान देने की बात है। मैं आपसे बार-बार कहता रहा हूँ, इस बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़, अगर आप लोग कॉपी और पेंसिल लेकर के वैसे ही बैठेंगे जैसे हम लोग स्कूल के ज़माने में बैठते थे, तो आप मेरी बात का विश्वास कीजिए कि आपको कोई भी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप साथ-साथ उसके नोट्स बनाते चलें, जो सवाल आपके जहन में आए वो सवाल आप जो है वो अपने उस पे करते जाएं, तो मुझे लगता है कि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए चलिए, अब हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक बार जो है वो जस्ट फॉर रिवीजन कि नॉर्मल हार्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या था, नॉर्मल हार्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या था और उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन हमारा किस तरीके से चल रहा था। तो हम लोगों ने उसको जो है वो एक पॉइंट से समझने की कोशिश की थी कि यूज्ड ब्लड हमारे सेल की वॉल्स में से बाहर निकला, कैपिलरी बेड में आया, फिर उसके बाद वेन्यूल्स में गया, वेन्स में गया, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, फिर उसके बाद ट्राइक्स्पिड वाल्व से होता हुआ राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी आर्टरी के जरिए से वो लंग्स में गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वहां पर जा करके
वहां पर जाकर के वो ऑक्सीजनेटेड हुआ और फिर उसके बाद वाया पुल्मोनरी वेन वो लेफ्ट एट्रियम या सॉरी लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल में आया और फिर बाइकुस्पिड वाल्व से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो जो है वो आउटा के जरिए से पूरी बॉडी के अंदर जो है वो फैलता चला गया। ये भी रिवीजन के लिए हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आर्टरीज शुरू में मतलब आउटा के जगह पे आउटा की जगह से है ना मतलब मोटी होती हैं और जैसे जैसे सेल्स की तरफ बढ़ती हैं बॉडी ऑर्गन्स की तरफ बढ़ती हैं तो पतली होती चली जाती हैं। आउटा सबसे मोटी है, देन उसके बाद आर्टरीज हैं, देन वेन्यूल्स हैं, फिर उसके बाद जो है वो कैपिलरी बेड है और फिर वो सेल के अंदर चला जाता है। और जब वेन्यूल्स में आता है तो फिर वेन्यूल्स जब वो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा की तरफ जाती हैं तो उधर से पतली होती हैं और इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा में जाकर के वो बहुत मोटी हो जाती हैं। तो ये आर्टरीज और वेन्स में कई फ़र्कों में से एक फ़र्क ये भी है कि आर्टरीज हार्ट से जब चलती हैं तो मोटी होती हैं और फिर पतली होती चली जाती हैं टूवर्ड्स सेल, और जब वेन्स जो हैं वो हमारी सेल्स से पतली होती हैं और हार्ट के पास आती हैं तो वहाँ पर आकर के मोटी हो जाती हैं। तो ये हम लोगों ने पिछले जो है वो 7-8 घंटों से हम लोग इन बातों को समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आइए चलिए अब हम लोग जो है वो नॉर्मल इलेक्ट्रिक वायरिंग ऑफ द हार्ट के बारे में जानने की कोशिश करें कि नॉर्मल इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है वो हार्ट में किस तरीके की है। देखिए आपको ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है आपके स्क्रीन पर, आप इसको अगर अपने मोबाइल पे देख रहे हैं तो जूम भी कर सकते हैं या कुछ आपके लैपटॉप्स ऐसे हैं जो टच स्क्रीन के हैं, आप उनको जूम कर लीजिए चाहें तो, और नहीं तो ऐसे भी साफ दिखाई दे रहा है। इसमें जो येलो आपको जो तार दिखाई दे रहे हैं ना, ये वायरिंग है हार्ट की, ठीक है। तो आइए देखिए हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये जो पॉइंट है येलो वाला, तो ये जो है वो नेचुरल पेस मेकर है। नेचुरल पेस मेकर, इसका नाम नेचुरल इसलिए पड़ गया है क्योंकि एक अब आर्टिफिशियल पेस मेकर भी लगने लगा है ना। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये साइनो एट्रियल नोड है। नोड कहते हैं ग्रंथि को, गांठ को, छोटी सी गांठ है, ये साइनो एट्रियल है। एट्रियम में है इसलिए एट्रियल है। साइनो मतलब ये साइनस है, सुपीरियर वेना केवा के बिल्कुल शुरू में जहाँ पे सुपीरियर वेना केवा जो है वो एट्रियम में गिर रहा है, वहीं पर ये ऐसे नोड है। ये ऐसे नोड जो है वो राइट ऑरिकल में होता है, जैसा कि हमको आपको सबको पता ही है, सुपीरियर वेना केवा राइट ऑरिकल में, राइट एट्रियम में आकर के गिरता है। तो वहां पर ये ऐसे नोड लोकेटेड है। ऐसे नोड से करंट शुरुआत होती है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि नर्वस कंट्रोल किस तरीके का है। नर्व से जो भी बिजली आ रही है, जो भी इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, वो सबसे पहले हार्ट के लिए सबसे पहले वो ऐसे नोड में आता है। ऐसे नोड से आप देखिए गौर से इसको, तो आपको मतलब एक तार तो इधर से आपको ऐसे नजर आ रहा है ना, दो तार अंदर नजर आ रहे हैं और एक तार उसी ऐसे नोड के साथ साथ साइड से राइट हैंड साइड पे निकला हुआ है ना, वो उधर लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3 तार हैं, आप देखिए नीचे ये 3 तार एक और ग्रंथि बना रहे हैं, एक और नोड बना रहे हैं, इसको कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब आप लोग जो है वो नाम से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आपका टेक्निकल पॉइंट बहुत स्ट्रांग हो गया है टर्मिनोलॉजी का। यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर मतलब एट्रियम और वेंट्रिकुलर नोड पर, एट्रियोवेंट्रिकुलर लोकेशन पर जो ग्रंथि है उसको एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कह रहे हैं। अभी देखिए ऊपर वाला जो था वो ऐसे नोड था। साइनो एट्रियल मतलब सुपीरियर वेना केवा का साइनस और एट्रियम उसकी जगह थी, इसलिए उसका नाम साइनो एट्रियल ऐसे नोड था। ये जो है वो एट्रियम और वेंट्रिकल की लोकेशन पर है, इसलिए इसका नाम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है। वो करंट जो हमारा ऐसे नोड से चला था, ऐसे नोड से जो चला था, वो अब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पर आ गया। उसके बाद जो है वो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से, अब आप देखिए ये जो अभी ये जो ब्लिंक करके आया है, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल है। ये बंडल सेप्टम पर रहता है। सेप्टम के बारे में हमको आपको सबको मालूम है कि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो एक थिक वॉल होती है हार्ट की, मस्कुलर वॉल है और थिक वॉल होती है, ये इसको सेप्टम बोलते हैं, इस पूरे इलाके को सेप्टम बोलते हैं।
इस सेप्टम पर जो है वो ये बंडल होता है, इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कहते हैं। देखिए नोड भी ग्रंथि है, बंडल भी ग्रंथि है, लेकिन अब एट्रियोवेंट्रिकुलर से अलग करना था, नोड से अलग करना था, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता। तो इसको जो है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कहते हैं। अच्छा, इसको बंडल ऑफ हिज या हिज बंडल भी कहते हैं। हिज जो है वो कोई यहाँ मेल और फीमेल को डिनोट नहीं कर रहा, डिपिक्ट नहीं कर रहा, बल्कि हिज नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो है वो इस बंडल के बारे में पहली बार जानकारी हासिल की थी, तो उनके नाम पर जो है वो ये बंडल ऑफ हिज। देखिए एनाटॉमी में जो है वो या तो लोकेशन के हिसाब से नाम रखे जाते हैं, जैसे साइनो एट्रियल नोड, जैसे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, है ना, या फिर जिस साइंटिस्ट ने उसको पता लगाया है उसके नाम के ऊपर उस लोकेशन का या उस चीज का जो है उस ऑर्गन का या उस पार्ट का नाम रख दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बंडल ऑफ हिज, तो हिज का बंडल। तो ऐसा नहीं कि ये हिज का बंडल है बस मेरे अंडर, मेरे हार्ट में नहीं, आपके भी हार्ट में है, मेरे भी हार्ट में, दुनिया के हर इंसान के हार्ट में है। लेकिन चूंकि उस हिज नाम के साइंटिस्ट ने उसको इजाद किया था, जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो बंडल ऑफ हिज पड़ गया, या हिज बंडल के नाम से भी इसको कहते हैं। वैसे इसकी लोकेशन जो है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर ही है, वही है जो एवी नोड की है। तो एवी नोड और एवी बंडल ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनसे कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर क्वेश्चन में आए तो भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके देन, ये जो अब आपको एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल से आगे तार चले और फिर वो ब्रांचेस में बढ़ गए बहुत सारे, आप देख रहे हैं येलो येलो जितने भी ब्रांचेस में बटे हुए हैं, इनको पुरकिंज फाइबर्स कहते हैं। पुरकिंज फाइबर्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं पीछे से कहता चला आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी टेक्निकल टर्म मैं बोल रहा हूँ उसको आप मेरे साथ साथ बोलिए, भले ही आपने ये वीडियो को पॉज करना पड़े आपको बीच बीच में, तो आप इसको पॉज करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है, मुश्किल लग रहा है आपको, तो आप उसको 108 बार दोहराइए। ये इंडियन कल्चर का जबरदस्त मैजिकल फॉर्मूला है किसी भी चीज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में शिफ्ट करने का, कि आप इसको जो है वो अगर 108 बार दोहराएंगे तो ये आपकी जुबान पे पानी की तरह बहने लगेगा। तो ये पुरकिंज फाइबर्स हैं, ये जो आपको तार बहुत सारे नजर आ रहे हैं। अब आइए देखिए, अब हम लोग देखिए पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे, कि पहले कौन सा स्टेप होता है, नर्वस सिस्टम से जब हार्ट में करंट आता है तो सबसे पहले हमारे जो है वो साइनो एट्रियल नोड में आता है, जिसमें देखिए आपको लिखा है ना स्टेप 1, स्टिमुलेशन ओरिजिनेट्स हियर एंड ट्रेवल्स अक्रॉस द वॉल्स ऑफ द ऑरिकल। ऑरिकल की सारी वॉल्स पे इसका ट्रैवल करता है, कॉजिंग देम टू कॉन्ट्रैक्ट, वहां से कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, ऑरिकल की वॉल्स कैसी होती हैं वो आपको पता ही है, ऑरिकल्स की वॉल्स वेंट्रिकल की वॉल्स के मुकाबले में कमजोर होती है। वहां का जो मायोकार्डियम है वो पतला होता है, कमजोर होता है, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्शन बहुत ताकत के साथ नहीं करना होता, लेकिन वेंट्रिकल्स को बहुत ताकत के साथ करना होता है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल को लंग्स में भेजना होता है खून को, और लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में भेजना होता है, इसलिए इनकी वॉल्स भी बहुत स्ट्रांग होती है। तो सबसे पहला स्टेप तो है हमारा साइनोएट्रियल नोड पर ब्लड वो जाता है, करंट जाता है। साइनोएट्रियल नोड से ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड पर जो है वो करंट आता है, और फिर उसके बाद बंडल ऑफ हिज में जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहला स्टेप है नर्वस सिस्टम से, नर्वस सिस्टम से कहाँ से आता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो नर्वस सिस्टम से सबसे पहले ऐसे नोड में, ऐसे नोड से एवी नोड में, एवी नोड से एवी बंडल में, एवी बंडल यानी कि बंडल ऑफ हिज या हिज बंडल में जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट जाता है, और फिर वहां से स्टेप 4 में जो है वो पुरकिंज फाइबर्स में जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो है सारे वेंट्रिकल्स जो है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारे सारे वेंट्रिकल्स जो हैं वो एक साथ, दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो दोनों हमारे जो ऑरिकल्स हैं वो एक साथ करते हैं। तो ये इनका अलग अलग फेज होता है, वो हम लोग कार्डियक साइकिल में डिस्कस करेंगे उसको। तो देखिए ये तो हमको ये स्टेप 4 पता चल गए। पहला स्टेप एसे नोड, फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, फिर उसके बाद एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या बंडल ऑफ हिज, फिर उसके बाद जो है वो पुरकिंज फाइबर्स, और पुरकिंज फाइबर से वेंट्रिकल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे जो है वो हमारी नॉर्मल इलेक्ट्रिक वायरिंग है हार्ट की, और इसी के जरिए से हमारा पूरा हार्ट हमारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है।
अब देखिए ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये भी हमारे कोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि जो मेन कंटेंट है उसके साथ साथ हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी साथ में कलेक्ट करते चलते हैं, ताकि हम लोग हर तरफ से वेल इक्विप्ड हो जाएं कॉम्पिटिशन्स के लिए और अपनी नॉलेज वाइज, है ना। ऐसे नोड इज द डोमिनेंट पेस मेकर, ऐसे नोड को डोमिनेंट पेस मेकर कहते हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है या आप किसी से सवाल पूछ सकते हैं कि डोमिनेंट पेस मेकर क्या है, तो आप धड़ल्ले से बेधड़क होकर के आप कहिए कि ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड कहां पर होता है, तो आप वो भी बता सकते हैं कि सुपीरियर वेना केवा के साइनस पर और एट्रियम के अंदर, इसलिए इसका नाम साइनो एट्रियल नोड है। देन इसके बाद जो है वो दूसरी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारी है कि साइनो एट्रियल नोड के अलावा हमारे पास जो है वो एवी नोड, एवी बंडल और पुरकुंज फाइबर्स, ये स्केप पेस मेकर्स हैं। इनको स्केप पेस मेकर्स कहा जाता है। यानी स्केप का वैसे तो मतलब होता है मैदान छोड़ के भाग जाना, है नहीं, किसी चीज को अवॉइड करना। यहाँ पे मसला वो नहीं है अवॉइड करना। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, बार बार आगे भी कहता रहूंगा, अभी भी कह रहा हूं आपसे कि एक वर्ड जब डिफरेंट फील्ड्स में जाता है तो डिफरेंट मीनिंग्स अख्तियार कर लेता है, डिफरेंट मीनिंग्स को धारण कर लेता है। स्केप पेस मेकर्स का मतलब ये नहीं है कि ये पेस मेकर को अवॉइड कर रहे हैं, मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट पेस मेकर, तो उसके लिए उसका वर्ड एक इस्तेमाल किया गया स्केप पेस मेकर। तो हमें ये याद रखने की चीज है कि स्केप पेस मेकर क्या होता है और डोमिनेंट पेस मेकर्स क्या होते हैं। तो स्केप पेस मेकर्स हमारे तीन हैं: एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल जिसको हम बंडल ऑफ हिज या हिज बंडल भी कहते हैं, और हमारे पुरकिंज फाइबर्स, है ना। तो ये हमारा स्क्रीनशॉट का टाइम हो गया। इस स्क्रीन पर अब कोई नई चीज नहीं आ रही है, तो अगर आप में से जो लोग चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आइए एक बार जल्दी से हम लोग, क्योंकि अभी अभी निकला है हमारा, है नहीं, तो लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि जैसे जैसे हम किसी चीज को सीखते जाएं तो उसको जो है वो साथ साथ रिवाइज भी करते चलें। मैंने आपसे पीछे भी कहा था कि वीडियो को पॉज कर करके आप रिवाइज करते चलिए। यहाँ पर भी एक क्विक एनालिसिस सेक्शन में हम लोग जो है वो सिंपल रिवीजन करेंगे। देखिए ये जो नोड है सबसे ऊपर का, ये कौन सा नोड है, तो आप आंसर देंगे इसका कि साहब ये ऐसे नोड है। ओके, ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या है, तो आप उसका आंसर देंगे कि साइनो एट्रियल नोड है। कहाँ लोकेटेड है, तो आप जो है वो कहेंगे राइट एट्रियम में है। ओके, राइट एट्रियम में कौन से साइनस के ऊपर है, कौन से साइनस के ऊपर है, तो सुपीरियर वेना केवा के साइनस के ऊपर है। ओके फाइन। देन वेयर कंडक्शन गोज फ्रॉम ऐसे नोड, ऐसे नोड से इलेक्ट्रिक कंडक्शन कहाँ जाता है, साइनो एट्रियल नोड से कहाँ जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में, एवी नोड में जाता है। ओके, इस चैम्बर को क्या कहते हैं, ये जो चैम्बर है गौर से देखिएगा। देखिए इसमें क्विक आगे जाने से पहले यहाँ पॉज कर दीजिए वीडियो को, सीखने का तरीका है नहीं कि पॉज कर दीजिए, जहां सवाल पूछा गया वहां गौर से उसको देखिए। जिस तरीके से हम टेक्स्ट को देख करके रीड करते हैं, इसी तरीके से फिगर रीडिंग भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी बहुत से सवाल आपको जो है वो कॉम्पिटिशन्स में फिगर के आ जाते हैं और फिगर आपको रीड करनी होती है। बार डायग्राम्स आ जाते हैं तो डायग्राम्स आपको रीड करने होते हैं। तो डिफरेंट कैपेसिटीज में हम लोग इस कोर्स में भी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर दीजिए अपना और नेम दिस चैम्बर। अब बताइए ये चैम्बर कौन सा है, तो आप इसका नाम लेंगे राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, तो आप कहेंगे साहब लंग्स में जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या ऑक्सीजनेटेड होता है, तो आप कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सी ब्लड कंड्यूट के जरिए से जाता है, तो आप कहेंगे पुल्मोनरी आर्टरी के जरिए से जाता है ना। तो ये सारी चीजें हमारी आपकी पीछे से घंटों के हिसाब से हम लोग जमा करते आ रहे हैं और अब अच्छी खासी हमारे दिमाग में उसकी स्टैकिंग हो गई होगी। मतलब स्टैकिंग कहते हैं एक के ऊपर एक लेयर लगती चली गई होगी सीक्वेंस में। अच्छा, दीज ग्रीन ब्रांचेस आर, ये जो ग्रीन ब्रांचेस हैं, ये जो हमको दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, पुरकिंज फाइबर्स हैं। ओके, नेम द बंडल वेयर कंडक्शन गोज आफ्टर एवी नोड। एवी नोड के बाद कहाँ जाता है, तो आप कहेंगे बंडल ऑफ हिज में जाता है या एवी नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल में। अब हमारा स्क्रीनशॉट आ गया है, तो ये हमारा एक क्विक एनालिसिस सेक्शन था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो पॉज कर करके इसके आंसर खुद दिए होंगे। इससे पहले कि मेरा आंसर स्क्रीन पर आपके आए, आपने खुद उन आंसर्स को दिया होगा और टैली किया होगा। और मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है कि मोर देन 80% आपने आंसर्स सही दिए होंगे सब लोगों ने।
और अगर आपने मोर देन 80% आंसर सही दिए हैं तो इसका मतलब आपका 100% आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छे अंदाज में, अच्छे मेथोडोलॉजी के साथ चल रही है। आइए चलिए देखिए नेचुरल पेसमेकर इन हार्ट एक बार फिर से देखें। देखिए कंसंट्रेट करिएगा वेंट्रिकल्स की थिक वॉल्स के ऊपर, है ना। देखिए कितनी मोटी इसकी वेंट्रिकल्स की वॉल्स हैं, और उनकी देखिए, है ना, एट्रियम की, ऑरिकल्स की देखिए, दोनों, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो। लेफ्ट एट्रियम को देखिए, राइट एट्रियम की, दोनों की वॉल्स देखिए पतली हैं। और इसके बिल्कुल नीचे आ जाइए, एपेक्स ऑफ द हार्ट पे आ जाइए, सबसे नीचे वाले हिस्से पे, वहां देखिए कितनी थिक है मायोकार्डियम। ऊपर मायोकार्डियम जो है वो कमजोर है और नीचे जो है वो बहुत स्ट्रांग है ना। कंसंट्रेट करिए। अब ये देखिए साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल नोड यहाँ पे है, तो साइनोएट्रियल नोड आपने देखा, है ना। यहाँ पे ये देखिए साइनोएट्रियल नोड ये 3 हिस्सों में एक तरफ डिवाइडेड है, जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में आएगा, और साइनोएट्रियल नोड से ही डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में जो है वो अलग से वो उसका इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए एक अलग वायर जा रहा है। ओके, तो नेचुरल पेसमेकर हमारा साइनोएट्रियल नोड है, और साइनोएट्रियल नोड इज लोकेटेड इन द मायोकार्डियम वॉल। कौन सी मायोकार्डियम वॉल पे है ऐसे नोड? तो ऐसे नोड हम कह रहे हैं कि साहब एट्रियम में है, एट्रियम में है, और सुपीरियर वेना केवा के साइनस पर है। और कहाँ पर है? एट द एंट्रेंस ऑफ द सुपीरियर वेना केवा। ओके फाइन, तो हमारा जो है वो ये क्लिक स्क्रीनशॉट का ये हिस्सा आ गया हमारा। इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया, ये रिवीजन के लिए था। और मैंने तो जो आपको सबसे शुरू में इसी स्क्रीन पे जो सबसे शुरू में आपको दिखाया था ना, कंसंट्रेट ऑन द थिक वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स, असल मकसद मेरा यही था कि आपको ऐसे नोड, सुपीरियर वेना केवा और वो कंडक्शन के बारे में एक बार फिर से अलग अंदाज में थोड़ा सा रिवाइज कराऊं। अदरवाइज मकसद मेरा यही था कि हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक वायरिंग और उसके कंडक्शन को हम लोग जो है वो समझने की कोशिश करें। लेकिन चूंकि वो 2 स्लाइड्स में हम लोग डिटेल में कर चुके थे, इसलिए नए अंदाज में आपके ब्रेन को हिट किया, क्योंकि 15-20 मिनट हो चुके हम लोगों को। और आपको तो पता ही है ब्रेन बिहेवियर कैसा है कि 15-20 मिनट में क्या करता है कि शट से कहीं और चला जाता है। तो मैंने आपका दिमाग जो है वो थिक वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स पे लगाया और रिवीजन किया ऐसे नोड का, नेचुरल पेसमेकर्स इन हार्ट का। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी में? डाइग्रेशन कहते हैं या डेविएशन कहते हैं? हाँ, तो आपको पता ही है अच्छे से कि इसको हम लोग डाइग्रेशन कहते हैं। ये डाइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जितना आपका तजुर्बा, जितना आपका अनुभव, एक्सपीरियंस टीचिंग में बढ़ता चला जाएगा, उतना अच्छे से आप डाइग्रेशन इस्तेमाल कर लोगे। और जब तक आप बताओगे नहीं स्टूडेंट्स को, जब तक उनको पता नहीं चलेगा कि आप कब डाइग्रेशन में चले गए और कब मेन टॉपिक पे आ गए, और उनकी लर्निंग कंटिन्यूअसली सारा फोकस वो आपका अपना जो है वो आपके ऊपर रखेंगे, और उनकी मैक्सिमम लर्निंग मिनिमम पॉसिबल टाइम में होती चली जाएगी। आइए देखिए, अब हम लोग जो है वो आर्टिफिशियल और कार्डियक पेसमेकर, इसको कार्डियक पेसमेकर कहते हैं, नेचुरल नहीं, कार्डियक पेसमेकर या आर्टिफिशियल कार्डियक पेसमेकर या खाली आर्टिफिशियल पेसमेकर कहते हैं, या आमतौर से जो आम भाषा में इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं कि पेसमेकर लगा है इनके। पेसमेकर लगा है मतलब आर्टिफिशियल लगा है। नेचुरल था तो वो खराब हो गया या कमजोर पड़ गया, वो अपना करंट बहुत तेजी से जितना रिक्वायर्ड है हार्ट को फुल कॉन्ट्रैक्शन के लिए उतना नहीं दे पा रहा, जिसकी, या फिर खराब हो गया है साइनोएट्रियल नोड, या फिर हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, या हमारा कोई बंडल ऑफ हेज कहीं पे कुछ खराबी आ गई है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाने की जरूरत पड़ी है नहीं। देखिए ये जो आर्टिफिशियल है ये तो हम समझ गए, बाहर से लगता है, ऑपरेशन करके लगता है, स्टर्नम से इसको जो है वो कट लगाते हैं, और उसके बाद जो है वो इस डिवाइस को लगाते हैं। ये डिवाइस जो है वो, इसमें जो है वो कंप्यूटर मेमोरी है, स्ट्रॉन्ग बड़ी पावरफुल बैटरी है जो बहुत महीनों सालों के हिसाब से चलती है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा इसका कंपोनेंट्स होते हैं। इसका मैकेनिज्म जो है वो सिंपल सा होता है कि जो है वो इंसुलेटेड वायर्स होते हैं, इंसुलेटेड कहते हैं, अंदर वायर है और ऊपर उसके जो है वो रबर की वो लगी हुई है, जैसे आपने बिजली के तार देखे होंगे। तो वो जो है वो नॉर्मल पेस हार्ट की मेंटेन करके रखते हैं ये। और इसकी लोकेशन जो है वो जो कॉलर बोन है, कोई भी दो में से एक, चाहे राइट वाली और चाहे लेफ्ट वाली, इस कॉलर बोन के नीचे, जैसा आप पिक में भी देख सकते हैं इसमें इमेज में,
यानी कॉलर बोन के नीचे जो है वो इसको लगाया जाता है, दोनों तरफ में से जहाँ से भी डॉक्टर्स उसको सही समझे सर्जन्स, वहाँ पर उसको जो है वो लगा देते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि वो कॉलर बोन के नीचे ही लगाते हैं उसको, राइट। देखिए, लाइफस्टाइल रेस्ट्रिक्शंस आफ्टर पेसमेकर इम्प्लांटेशन, ये जो आर्टिफिशियल पेसमेकर लगता है उसके बाद कुछ हमारे लाइफस्टाइल में रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। देखिए, ये बात तो हमको और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जब भी ह्यूमन इंटरवेंशन, जब भी ह्यूमन हाथ हमारी बॉडी में किसी भी सर्जरी के तहत लगता है, किसी भी सर्जरी के तहत लगता है, तो फिर हमारी नॉर्मल लाइफस्टाइल वैसी नहीं रह जाती जैसी पहले थी, है ना। तो नेचर ने जो हमको बना करके दिया था, ऊपर वाले ने जो हमको बॉडी बना के दी थी, वो तो बहुत ही स्ट्रांग बॉडी बना के दी थी। लेकिन फिर ह्यूमन इंटरवेंशन हो गया, तो अब जाहिर सी बात है उसमें जो है वो कुछ लाइफस्टाइल में हमारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। तो एक ये रेस्ट्रिक्शन क्या आ जाता है, एक रेस्ट्रिक्शन तो ये आ जाता है कि कोई भी काम हमको झटके से नहीं करना। नंबर वन, जैसे बाल्टी उठानी है तो बहुत डेलिबरेटली उठानी है, सोच समझ के उठानी है, ऐसे नहीं कि पहले झटके से उठा ली। पहले तो जब पेसमेकर नहीं था तो हम लोग बड़े झटके से सारे काम कर रहे थे, हमें एहसास भी नहीं होता था कि हमने झटके से कर लिया। लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते, अब हमारी लाइफ स्टाइल रेस्ट्रिक्शन हो गई, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है वो 5-6 किलो से ज़्यादा का वजन एक साथ नहीं उठा सकते, है नहीं। अगर आपके पास पेट्स हैं, आपके छोटे बच्चे हैं और आपको पेसमेकर भी है, तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उन बच्चों को जो मतलब 5-6 किलो से ज़्यादा के हो गए, तो आप उनको जो है वो बहुत वैसे ना उठाएं, एकदम से झटके से उठा लिया आपने, बल्कि आप डेलिबरेटली पहले कहीं बैठ जाइए और बैठने के बाद आप उनको गोदी में लीजिए, ताकि आपके ऑर्गेनिज्म पर एक्स्ट्रा लोड ना पड़े, है ना। तो उसके अलावा जो है वो बहुत सी स्ट्रेनियस फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो आप नहीं कर सकते। जब आपका पेसमेकर लगाए और शुरू में आए, तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, डेलिबरेटली आपको अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी होगी। तो ये भी आप जो है वो ट्रेंड किसी इंस्ट्रक्टर के अंडर में ही, और अपने जो फिजिशियन, आपका जो कार्डियोलॉजिस्ट है, उनके अंडर में ही, उनके सुपरविजन में आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी अगर करते थे पहले से, तो उसको आप रिज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप बहुत सी चीज़ें और भी लाइफस्टाइल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो आप नेट से देख सकते हैं। ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मेन चीज़ें थी जो हमने और आपने यहाँ समझने की कोशिश की। इसके अलावा बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है, तो हम अपना मोबाइल फ़ोन जैसे ऊपर की पॉकेट में रख लेते हैं। हमें हेल्दी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नहीं रखना चाहिए, उनको नहीं रखना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर तो हमारा आर्टिफिशियल पेसमेकर लग गया है, तब तो हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो एक्सरे मशीन्स होती हैं, एमआरआई मशीन्स होती हैं, स्कैनिंग मशीन्स होती हैं, तो वहाँ पर जहाँ पे आप स्कैनिंग के लिए जाएँ, तो वहाँ पे पहले बता दें जो स्कैन कर रहे हैं कि इनको जो है वो आर्टिफिशियल पेसमेकर इनके लगा हुआ है, तो वो उस अलग से फिर मैनुअल जो है वो आपकी करेंगे, आपको उस स्कैनर से नहीं गुजारेंगे। तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी समझ में आ सकती हैं, आप जान सकते हैं। आप गूगल पे जो है वो लाइफस्टाइल रिस्ट्रिक्शंस आफ्टर पेसमेकर इम्प्लांटेशन, आप इसको सर्च कर सकते हैं बहुत इत्मीनान के साथ। आइए चलिए देखिए, अब हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ, मैं आपसे पीछे से बार बार कहता चला आ रहा था जब हम लोग नॉर्मल वायरिंग के बारे में समझ रहे थे, कि नर्वस सिस्टम को हम लोग समझेंगे कि नर्वस सिस्टम कैसे हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा है। तो आप देखिए, ये ब्रेन का हिस्सा है हमारा, ब्रेन का हमारा हिस्सा है जिसको हम लोग मेड्यूला ऑब्लंगेटा कहते हैं। मेड्यूला ऑब्लंगेटा हमारे जो है वो गुद्दी, जिसको हम गुद्दी बोलते हैं ना, सिर के नीचे का हिस्सा, जहाँ से हमारे स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो रही है और ब्रेन का हिस्सा खत्म हो रहा है, जहाँ ब्रेन स्टेम भी हम उसको बोलते हैं, ब्रेन स्टेम, है ना। तो वो वहाँ पर उसके बीच में मेड्यूला ऑब्लंगेटा होता है। ये मेड्यूला ऑब्लंगेटा से दो नर्व्स निकलती हैं। एक तो इस बात, पहला स्टेप ये समझ लीजिए कि दो नर्व्स हमारी जो है वो इज कमिंग आउट, टू नर्व्स आर कमिंग आउट फ्रॉम आवर मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो ये टेक्निकल टर्म हमको, आपको ज़्यादातर को तो याद होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं याद है वो याद कर लें, और जिनको याद है वो रिवाइज कर लें। देन एक नर्व हमारी जो है वो सबसे पहली नर्व है, उसका नाम है एक्सीलरेटर नर्व। क्या नाम है? एक्सीलरेटर, एक्सीलरेट करना कहते हैं ना हम, एक्सीलरेशन दो, गाड़ी के वो दबाते हैं एक्सीलरेटर, तो एक्सीलरेट करना मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, एक्सीलरेट करना किसी चीज़ की जो रेट ऑफ मोशन है उसका, उसको और तेज बढ़ा देना, उसको और तेज कर दे, एक्सीलरेट कर देना। तो ये नर्व हमारी जो मेड्यूला ऑब्लंगेटा से निकल रही है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, ये याद रखिएगा।
कि हमारा हार्ट रेट में जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है उसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा दो हिस्सों से बना हुआ है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आगे आएगा उसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा, और जब नर्वस सिस्टम आएगा तो वहां पर हम लोग डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्सेलरेटर नर्व है एक हमारी जो आ रही है, कहाँ आ रही है, वो ऐसे नोड में आ रही है, ठीक है। फिर दूसरी एक और नर्व है हमारी जिसको वेगस नर्व हम बोलते हैं। वेगस नर्व जो है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो एक्सेलरेटर नर्व तो एक्सेलरेट कर रही है, और वेगस नर्व जो है जो बढ़ गई है, भाई एक्सेलरेटर नर्व ने बढ़ा दिया ना हार्ट बीट को। अब ये जो हार्ट बीट हमारी 70 से 100 हो गई है, या 70 से 100 से फिर 110, 125, 140, 180, जहां जो भी आपकी टारगेटेड हार्ट रेट थी, आप उस टारगेटेड हार्ट रेट तक आप अपनी हार्ट रेट को ले गए। अब इसको वापस भी तो आना है ना। अगर ये ऐसे ही धड़कती रही 140, 150, 160 पे, तो आप कैसे सोओगे, कैसे आप आराम करोगे, कैसे और चीज़ों पे कंसंट्रेट करोगे, कैसे खाना खाओगे? आपकी नॉर्मल लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो जाएगी अगर ये हार्ट रेट हमारी वापस नहीं आई। देखिए ये भी अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि किस तरीके से वो वापस आती है। लेकिन लेकिन हमारे लिए यही काफ़ी है कि हम इसको बस इतना ही समझ लें कि हमारे ऐसे बढ़ जाती है, और वेगस नर्व जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, उस वेगस नर्व के ज़रिए से ये कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर हो जाती है मतलब ये नहीं कि हार्ट रेट कमज़ोर हो जाती है, मतलब कि हार्ट रेट हमारा कम हो जाती है, ठीक है। तो जो नॉर्मल की तरफ आ जाती है फिर वापस, अगर वो 140 180 पहुंच गई थी तो वो धीरे धीरे करके फिर वो वापस आ जाती है। अच्छा, ये जो हमारा एक्सेलरेटर नर्व है ना, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का वो है, तो ये ऐसे नोड में एक न्यूरोट्रांसमीटर, देखिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है वो हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे अंडर नर्वस सिस्टम चैप्टर, कि ये सारा का सारा जो है वो केमिकल्स के जरिए से अपनी सिग्नलिंग करता है। अपना जितना भी इलेक्ट्रिक कंडक्शन है इसका, ये सारा का सारा केमिकल्स के जरिए से करता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो करता है, जो कि हार्ट रेट बढ़ा देता है। और ये जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर वेगस नर्व हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो डिक्रीज करने के लिए ऐसे नोड पर कुछ अपने न्यूरोट्रांसमीटर को भेजता है। ओके, एक्सेलरेटर नर्व के अलावा हमारा सिंपैथेटिक नर्व जो है वो कुछ और भी लगी होती हैं जो हमारे डायरेक्ट ऐसे नोड से हट के डायरेक्ट जो है वो वेंट्रिकल की वॉल्स पे लगती हैं, ताकि अगर ज़्यादा कहीं काम करना पड़ जाए, ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ हार्ट पर लोड पड़ जाए, तो फिर एक्सेलरेटर नर्व उसका जो है पूर्ति करंट की स्टिमुलेशन के लिए पूर्ति नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से नेचर ने आपके वेंट्रिकल्स को अलग से कुछ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्सेलरेटर नर्व्स दिए हैं। वो एक्सेलरेटर नर्व्स जो है वो टू वेंट्रिकल्स पर आती हैं और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इन चैम्बर्स का बढ़ा देती है ना। अब देखिए ये एक सवाल हमारा है, ये भी एक क्विक एनालिसिस का ही छोटा सा सेक्शन है कि नेम ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर टू इंक्रीज द हार्ट रेट। हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर का वो नाम क्या है उसका, तो हम उसको कहते हैं नॉरएपिनेफ्राइन। आप मेरे साथ साथ दोहराइए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी शुरू में मुश्किल होगा, ज्यादातरों के लिए मुश्किल होगा। नॉरएपिनेफ्राइन, क्या बोलेंगे इसको, नॉरएपिनेफ्राइन। देखिए आपका प्रोनाउंसिएशन अगर अच्छा होगा, अगर आपको टर्मिनोलॉजी का मीनिंग आता होगा और प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, अगर आपको 3 आते हैं, फॉर एग्जाम्पल बार बार कह रहा हूं मैं आपसे, अगर 3 टर्म्स आते हैं, अगर 5 टर्म्स आते हैं, और आप कसमें खा खा करके कहिए कि यार इसके ज्यादा नहीं आता मुझको, तो कोई मानने को आपकी बात तैयार नहीं होगा, है ना। ये पावर है टर्मिनोलॉजीज को आने की और प्रोनाउंसिएशन को, मतलब उसके उच्चारण को, उसके तलफ़ुज़ को सही से बोलने की। तो नॉरएपिनेफ्राइन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। ओके, हमारा जो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है उसको कहते हैं पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपी। हार्ट रेट को कहते हैं क्रोनोट्रॉपी। जब ये बढ़ जाता है तो पॉजिटिव में चला जाता है, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपी। अच्छा, वो न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारी हार्ट रेट को डिक्रीज करता है उसे कहते हैं एसिटिलकोलिन। ए कैपिटल सी कैपिटल, इसमें सी स्मॉल रह गया है,
आप सी कैपिटल इसको और एच स्मॉल, ए और सी कैपिटल और एच स्मॉल, इसको आप अपनी कॉपी पे सही कर लीजिएगा। यहाँ आई एम सॉरी फॉर दैट, है ना। तो एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन वो नॉरएपाइनेफ्राइन बढ़ाने के लिए और एसिटिल कोलिन घटाने के लिए, याद रखिएगा। नॉरएपाइनेफ्राइन बढ़ाने के लिए और एसिटिलीन घटाने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमारे दो मेडुला ऑब्लंगेटा की दो नर्व्स के जरिए से निकलते हैं और ऐसे नोड पर आते हैं। ओके, बढ़ाने को, हार्ट रेट बढ़ जाने को तो पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपी कहते हैं, और हार्ट रेट कम हो जाने को, जो एसिटिलीन कोलिन के जरिए से होता है, इसको निगेटिव क्रोनोट्रॉपी कहते हैं, निगेटिव क्रोनोट्रॉपी। तो ये टर्म्स भी आप याद रखिएगा। देखिए इस वाली क्लास में भी हम लोगों ने बहुत सारी नई कुछ वो टर्मिनोलॉजीज हमारे सामने आ गई हैं, तो उसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपी, क्रोनोट्रॉपी कहते हैं हार्ट रेट को। फिर उसके बाद अब बढ़ गया तो पॉजिटिव, घट गया तो नेगेटिव, है ना। तो ये हमको आपको जो है वो याद रखना होगा। अब ये देखिए क्लिक स्क्रीनशॉट, हमारा इंडिकेटर आ गया कि नाउ देयर इज नथिंग टू बी एडेड इन दिस स्लाइड। तो आप में से दोज हु वांट टू टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस स्क्रीन, तो आप उसमें से ले सकते हैं। आइए चलिए अब एडिशनल हम लोग टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं कार्डियक सिस्टम की। वो पीछे से भी चल रही हैं और आगे की भी कुछ नई हैं, तो इन पे भी बहुत ध्यान रखिएगा। मैं बार बार टर्मिनोलॉजीज पे ध्यान देता हूँ। टर्मिनोलॉजी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर टर्मिनोलॉजी स्ट्रांग है तो फिर आप प्रिंसिपल्स, किसी भी फील्ड के प्रिंसिपल्स आपको समझना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको टर्मिनोलॉजीज ही नहीं आती हैं तो प्रिंसिपल समझना आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो सबसे पहला पेसमेकर है। पेसमेकर की टर्मिनोलॉजी हम आप सब जानते ही हैं, है ना। क्रोनोट्रॉपी, क्रोनोट्रॉपिक तो हार्ट रेट होता है, हमें पता ही है, ये पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। ड्रोमोट्रॉपिक, ड्रोमोट्रॉपिक, ड्रोमोट्रॉपिक कहते हैं कंडक्शन की वेलोसिटी क्या है। जो इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है पूरे हार्ट में, कहाँ से चल रहा है, ऐसे नोड से चल रहा है, एवी नोड पे जा रहा है, बंडल ऑफ हिज पे जा रहा है, एवी बंडल पे जा रहा है, फिर उसके बाद पुरकिंज फाइबर्स पे जा रहा है, और फिर वो सारे हार्ट को जो है वो हमारे वेंट्रिकल्स को वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो कंडक्शन वेलोसिटी है, जिस स्पीड से कंडक्शन हो रहा है, इसको ड्रोमोट्रॉपिक बोलते हैं। देन आयनोट्रॉपिक, जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैरेक्टरिस्टिक जो है कॉन्ट्रैक्शन करने की, जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो रही है हार्ट के अंदर, उसको आइनोट्रॉपिक बोलते हैं। बाथमोट्रॉपिक, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्शन आया, स्टिमुलेशन आया, करंट आया, तो कैसे वो एक्साइटेड हुआ, कैसे उसके अंदर एक्साइटेबिलिटी जो है वो डेवलप हुई, इसको जो है वो बाथमोट्रॉपिक बोलते हैं। ल्यूजीट्रॉपिक, रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स, रिलैक्सेशन। देखिए ये याद रखिएगा, ये ड्रोमोट्रॉपिक, क्रोनोट्रॉपिक, आइनोट्रॉपिक, बाथमोट्रॉपिक, लूजीट्रॉपिक, ये जितने भी ट्रॉपिक्स हैं ये सब कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड हैं। आप इनको किसी और सिस्टम पे लगाएंगे तो बात आपकी टेक्निकली नहीं सही होगी, लेकिन बात थ्योरेटिकली सही हो जाएगी। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा कि कौन सी टर्म या टर्मिनोलॉजी, कौन सी शब्दावली कौन से सिस्टम के लिए है नहीं। अच्छा, टेकिकार्डिया, टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया कहते हैं रैपिड हार्ट बीट, जिसको आपने पॉजिटिव, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपी बोला था, उसको जो है वो टैकीकार्डिया भी बोलते हैं। टैकिपनिया, मेरे साथ बोलिए, टैकिपनिया, 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 रैपिड ब्रीदिंग, बहुत तेज तेज ब्रीदिंग हो गई आपकी भागने की वजह से, किसी स्ट्रेस की वजह से, सामने सांप देख लिया, बिच्छू देख लिया, किसी डर की वजह से, या कोई बुरा ख्वाब आ गया आपको, उसकी वजह से आपकी बहुत तेज ब्रीदिंग हो गई, तो उसे कहते हैं टैकिपनिया। ओके, कार्डियोमायोपैथी, जब भी देखिए कोई वर्ड के आखिर में पैथी लगा हो, पैथी, तो इसका मतलब है डिजीज की किसी बात हो रही है नहीं। तो कार्डियोमायोपैथी, तो कार्डियो हम समझते ही हैं दिल से रिलेटेड, पर्टेनिंग टू आवर हार्ट, मायो मतलब मसल्स, तो दिल की मसल्स में कोई पैथी डेवलप हो जाना, कोई डिजीज डेवलप हो जाना, जिसकी वजह से वो अपनी पंपिंग स्ट्रेंथ को खो दे या कमजोरी उसके अंदर आ जाए, तो इसको कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। ओके, अब आया इंस्ट्रूमेंट, स्टेथोस्कोप, आपने देखा होगा बहुत ज्यादातर डॉक्टर्स जो हैं वो इसको जो है वो लगाए रहते हैं, है ना। इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। एब्लेशन,
एब्लेशन कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पाथवेज विद इन द हार्ट। किसी भी तरीके से जो है वो चाहे नेचुरली हो, चाहे वो मैन मेड इंटरवेंशन के ज़रिए से हो, लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पाथवेज हमारे हार्ट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा हार्ट बीट्स क्रिएट कर देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं बैठा हुआ हूँ, एकदम से जो है वो मेरी हार्ट बीट, हार्ट रिदम जो है वो गड़बड़ा जाए, इरेगुलर हो जाए। अभी रेगुलर चल रहा है तो मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ आपके साथ, लेकिन यही इरेगुलर हो जाए किसी वजह से। किस वजह से होगा, उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, बहुत सारी वजह हो सकती हैं। उसमें से एक वजह जो है वो ये हो सकता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल पाथवे है वो, उसमें कहीं एक्स्ट्रा कंडक्शन आ जाए, उसमें कहीं एक्स्ट्रा जो है वो डोमोट्रोपिक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाए, तो उसको एलिमिनेट करना, इसको कहते हैं एब्लेशन। देन कंडक्शन सिस्टम, तो कंडक्शन सिस्टम तो हम आप समझ ही गए। सब क्लेवियन, ये भी इंपॉर्टेंट है कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड, कि हमारी ब्रांचेस फ्रॉम द aorta एंड टेक्स ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हेड एंड आर्म्स। हेड को और आर्म्स को जो हमारी आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाती हैं उनको सब क्लेवियन कहते हैं। सब क्लेवियन, देखिए टर्मिनोलॉजीज आप करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ग्रूम्ड हो जाएगी और हमारे ये 40 आवर्स कामयाब हो जाएंगे। अगर टर्मिनोलॉजी कमज़ोर रह गई तो पीछे भी जब आपने ये कोर्स तारिक सर पी वाले का कोर्स किया था 40 आवर्स चैलेंज, तब भी आपकी अगर कमज़ोर थी और आज भी कमज़ोर है, तो फिर हम जितने भी आवर्स लगा रहे हैं, जितना भी डाटा खर्च कर रहे हैं, जितनी भी एनर्जी लगा रहे हैं, वो सब हमारी जो है वो बेकार जा रही है। तो प्लीज़ डे टू डे बेसिस पे थोड़ा थोड़ा याद करिए, लेकिन इसको लगातार याद करते रहिए। तो सब क्लेवियन हमारी क्या है? सब क्लेवियन हमारी वो आर्टरीज हैं जो आवर्टा से हमारे हेड को और हमारे दोनों हाथों को जो ब्लड कंड्यूट्स, ब्लड ले जाते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड, है ना, उनको जो है वो सब क्लेवियन कहते हैं। ओके, बायोप्सी। बायोप्सी के बारे में हम लोगों ने वहाँ समझने की कोशिश की थी ना, जहाँ पर हार्ट का वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाया था। और बायोप्सी जो है वो किसी भी टिश्यू के छोटे से हिस्से को निकालना, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ, 1-1 सेंटीमीटर की इसकी नीडल होती है, स्पेशल नीडल होती है, उसको इंसर्ट करते हैं से जो है वो खींच लेते हैं बाहर। तो वो छोटा सा, अब वो हम लोग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, फिजिकल एक्टिविटी में जो है वो मसल फाइबर्स को समझने के लिए कि कौन सा मसल फाइबर्स, फास्ट ट्विच फाइबर, स्लो ट्विच फाइबर, कौन सा ज़्यादा है, उसको हम जो है वो मसल बायोप्सी के ज़रिए से पता लगाने की कोशिश करते हैं। और वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, पैथोलॉजी लैब में जाता है और वहाँ पर जो है वो उसको, और कुछ दिनों में हील हो जाता है। लेकिन उससे क्या होता है कि हमारी ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाता है मसल बायोप्सी से कि इसके अंदर कौन से फाइबर्स हैं, तो उसको हम उस फाइबर्स के हिसाब से, उस फाइबर्स के हिसाब से हम उसको जो है वो ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। ओके, तो ये प्रोसीजर आपको मैंने पहले बता ही दिया इसके बारे में। सिंकोप, देखिए बहुत से लोग इसको बोलते हैं सिनकोप, सिन, SYN, सिनकोप नहीं, इसको बोलिए गुन्ना करके, सिंकोप, सिंकोप ना नहीं बोल रहा, सिन नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ सिंकोप, 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 सिंकोप। सिंकोप कहते हैं कि जैसे आप मतलब जैसे बहुत देर से बैठे हुए हो ना नीचे ज़मीन पर और एकदम से खड़े हो जाइए, बहुत देर से बैठे हों और एकदम से झटके के साथ खड़े हो जाइए, तो आपका ब्लड सप्लाई ब्रेन को नहीं पहुंच पाता बहुत तेजी से। सारा ब्लड हमारा जो है वो पैरों में और इधर उधर रहता है, बहुत तेजी से एकदम से, चूंकि हाइट बढ़ी ना तो ब्लड को भी एकदम से तेज जाना है, वो सफिशियंट ब्लड सप्लाई ब्रेन तक पहुंच नहीं पाई, जिसकी वजह से जो है वो लाइट हेडेडनेस हो गया, ऐसा चक्कर सा आया हल्का सा, ऐसा लगा जैसे कुछ हिल रहा है नहीं, या फेंटिंग भी हो सकती है, मतलब या फिर जो है वो सिर्फ बैठने की तो मैंने मिसाल ली आपसे, एग्जाम्पल लिया, ये किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। अगर ये रिपीटेडली हो रहा है आपको, दिन में कभी हो गया, कभी हो गया, तो कोई बात नहीं है, तो नॉर्मल होगा, है नहीं। लेकिन अगर आपको ये दिन में कई बार हो जाता है या रोज रोज हो जाता है तो प्लीज़, या आपके घर में फैमिली मेंबर्स में किसी को हो जाता है, तो प्लीज़ आप जो है वो अपने घर में फिजिशियन से, कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए। सिंकोप जो है वो बहुत मतलब फैटल भी हो सकता है, इंडिकेटिंग कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके ब्लड कॉन्ड्यूट्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है नहीं। प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं किसी भी चीज़ की प्रिवेंशन को, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आप प्रिवेंशन की जगह प्रोफाइलैक्सिस लगा दिए, प्रोफाइलैक्सिस इज़ बेटर देन क्योर, इज़ गुड।
तो प्रोफाइलैक्सिस जो है वो उसका प्रिवेंशन का टेक्निकल टर्म है। ओके, देखिए ये ब्लड प्रेशर लेने की एक मशीन है, यानी अब इसकी जो है वो डिजिटल भी आ गई है, मैंने ट्रेडिशनल आपको दिखाई है। स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, आप मेरे साथ साथ इसको बोलिए, स्फिग्मोमैनोमीटर, मैनोमीटर। व्हेन आई वाज द डिग्री स्टूडेंट, तो उस वक्त जो है वो ये स्टेथोस्कोप तो आराम से याद हो गया, पहले से बोलते चले आ रहे थे, लेकिन जब ये आया स्फिग्मोमैनोमीटर तो ये याद नहीं होके दे रहा था। तो वही 108 वाली टेक्निक मैंने अपनाई और 108 बार बोला और आज तक अब याद है, और जब तक जिंदगी रही तब तक ये याद रहेगा ऐसे ही। तो आपको भी लिए भी अभी शुरू में आसान नहीं लग रहा होगा, और स्पेलिंग भी थोड़ी इसकी मुश्किल है। तो स्फिग मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए और इसको ऐसे रिवाइज करते रहिए। 108 बार रिवाइज करेंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में शिफ्ट हो जाएगा ये। मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, इस वर्ड के आखिर में देखिए TIS लगा है। आपके किसी भी क्वेश्चन में या कहीं पे भी टेक्स्ट में आपको टिस आए, TIS, चाहे वो स्पोर्ट्स इंजरीज की किताब हो, चाहे बायोमैकेनिक्स की किताब हो, चाहे किन्जियोलॉजी की किताब हो, हेल्थ एजुकेशन की किताब हो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की किताब हो, कोई भी हो, अगर किसी भी ऑर्गन के आगे बाद अब सबसे लास्ट में अगर आपको TIS लग रहा है तो इसका मतलब होता है, ये जो टिस है इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन इन दैट ऑर्गन। मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस मतलब हार्ट की मसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन, हार्ट की मसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन, और ज़्यादातर ये इन्फ्लेमेशन जो है वो वेंट्रिकल वॉल्स में होता है, क्योंकि ये वॉल सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है। उसकी बहुत सारी जो है वो कारण हो सकते हैं, बहुत सारी वजह हो सकती हैं, उसको समझना है तो आपको फिर अलग से पूरा एक बाकायदा इसके लिए फील्ड है पूरी है। तो मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस अब हम आसानी से समझ जाएंगे। अगर आपको टिस लगा हुआ है और 4 कोई ऑप्शंस दिए हुए हैं और 2 ऑप्शंस में वो इन्फ्लेमेशन का हिस्सा नहीं है, तो आप वो तो छोड़ ही दीजिए, आपका टाइम बचेगा। तो टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पेरिकार्डाइटिस जो ऊपर पूरा, जिसमें जिस पिन्नी के अंदर, जिस कवरिंग के अंदर पूरा हार्ट हमारा बंद होता है, उसे कहते हैं ना पेरिकार्डियम, उसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, किसी भी वजह से हो गया है, वो एक अलग फील्ड है, किसी भी वजह से हो गया है, लेकिन इन्फ्लेमेशन है क्योंकि टिस लास्ट में आ रहा है, तो उसको जो है वो पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। ओके, क्लिक, स्क्रीनशॉट का टाइम हो गया हमारा, आप में से जो लोग चाहें लेना इसको ले सकते हैं। देन कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज, देखिए आर्टरीज भी अपने उसके हिसाब से डिवाइडेड है ना, कि हमने समझने की कोशिश की थी ना, सर्कुलेटरी सिस्टम 3 तरह का है, पुल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो पूरे सारे और सिस्टम्स को जाता है, पुल्मोनरी वो है जो लंग्स को जाता है, और कोरोनरी सर्कुलेशन। तो अगर कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर जो आर्टरीज हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर जितने भी ब्लड कॉन्ड्यूट्स हैं, उनको कोरोनरी के नाम से पुकारा जाएगा। आर्टरीज हैं तो कोरोनरी आर्टरीज, अगर वेन्स हैं तो कोरोनरी वेन्स, अगर कैपिलरीज हैं तो कोरोनरी कैपिलरीज। इसी तरीके से पुल्मोनरी का है, पुल्मोनरी वेन्स, पुल्मोनरी आर्टरीज, पुल्मोनरी कैपिलरीज। अगर सिस्टेमिक है तो फिर उनको जनरल बोल देते हैं, जनरल बोल देते हैं, लेकिन होता वो असल में है सिस्टेमिक आर्टरी, सिस्टेमिक वेन्स और सिस्टेमिक कैपिलरीज। तो कोरोनरी आर्टरीज क्या है? वो आर्टरीज जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं। सायानोसिस, सायानोसिस, मेरे साथ साथ बोलिए इसको, सायानोसिस मतलब ब्लड को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंचना, ब्लड को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंचना। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। एक वजह तो ये हो सकती है कि हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है वो कमजोर हो, तो हीम पार्ट में वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होता है, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अटैच करने की, अपने अंदर सक करने की, अपने से जोड़ने की उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है किसी वजह से, तो वो उसकी वजह से साइनोसिस हो सकती है। साइनोसिस एक बीमारी है, उसकी और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। आयरन कैपेसिटी आपकी कम हो गई है, या और भी बहुत सी वजह हो सकती हैं, तो उसको हम लोग जो है वो साइनोसिस बोलते हैं। देन एपेक्स, देखिए एपेक्स जो है वो कहते तो टॉप को है, एपेक्स ऑफ द
माउंटेन मतलब माउंटेन की चोटी, माउंटेन की चोटी। लेकिन जब हार्ट के मामले में हम आते हैं, जब हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आते हैं, तो एपेक्स कहते हैं हार्ट के सबसे निचले हिस्से को। ये बड़ी अजीब बात है। ये वही बात है, इसकी मिसाल है बस एक कि डिफरेंट टर्म्स डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट मीनिंग्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो एपेक्स कहते तो टॉप को हैं, लेकिन जब हार्ट के मामले में आते हैं तो जो हमारा हार्ट का सबसे निचला हिस्सा होता है, यानी उसको बोलते हैं एपेक्स। और जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, ऊपर का हिस्सा जो है हार्ट का, उसको बोलते हैं हम लोग बेस। हालांकि बेस तो नीचे के हिस्से को बोलते हैं। आप में से जिन लोगों को माउंटेनियरिंग के बारे में, कैंपिंग के बारे में, है ना, आपको मालूम होगा, तो जिन लोगों को मालूम है तो वो लोग जानते हैं ना, पहले बेस कैंप लगाते हैं, सबसे नीचे का कैंप होता है माउंटेन का। फिर उसके बाद एपेक्स पे जाने की कोशिश करते हैं, माउंटेन की चोटी पे जाने की कोशिश करते हैं। तो ये बेस जो है वो सबसे नीचे का होता है, लेकिन हार्ट में जब आते हैं तो वो ऊपर हो जाता है, और एपेक्स जो है वो नीचे का हो जाता है। ये एपेक्स ऑफ द हार्ट जो है वो वेंट्रिकल, एपेक्स ऑफ द हार्ट, ये वेंट्रिकल का जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो सबसे मजबूत हिस्सा है, जहां से हमारी हार्ट बीट ऊपर से फील होती है। वैसे तो पूरा हार्ट हमारा स्टर्नम के पीछे धड़क रहा है, लेकिन ये हिस्सा मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, जिसकी वजह से गलतफहमी पैदा हो जाती है कि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में होता है, नहीं, है ना। तो ये उस हिस्से को जो है वो एपेक्स बोलते हैं। सेप्टम, सेप्टम के बारे में तो हम लोगों को मालूम ही है कि वो जो है ना, एट्रिया या वेंट्रिकल के बीच में जो हमारा वो होता है, जो वॉल होती है, डिवाइडिंग लाइन होती है, उसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं, कार्डियक सेप्टम भी बोलते हैं उसको। इजेक्शन फ्रैक्शन, ejection fraction, the measurement of the amount of blood pumped out of the ventricles, है ना, कितना ब्लड हमारा वेंट्रिकल से बाहर निकला, उसको बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। आपको जब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की अगर क्लासेस आप करोगे या आगे चल के आप कोर्स में इसकी स्पेशलिटी लोगे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की, तो आपको वहां पर ये इजेक्शन फ्रैक्शन, सिंकोप, साइनस रिदम, सेप्टम, वहां पे आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी चीजें। ओके, साइनस रिदम, तो साइनस रिदम के बारे में, जहां पे साइनस नोड में आता है, तो रिदम जहां मेंटेन रहे, यानी रिदम मेंटेन नहीं होता हार्ट के अंदर तो उसे कहते हैं एरिदमिया, एरिदमिया। और रिदम रहता है तो उसे कहते हैं रिदमिक हार्ट बीट, रिदमिक हार्ट बीट। तो साइनस रिदम, नॉर्मल हार्ट रिदम, नॉर्मल हार्ट रिदम, रिदम इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइनस रिदम, क्योंकि वो साइनस से, साइनो एट्रियल नोड से, वहां से कंडक्शन अच्छे फ्लो में आ रहा है, इसलिए जो है वो साइनस रिदम मेंटेन है, वरना एरिदमिया हो जाएगा, वरना इरेगुलर हार्ट बीट्स जो है वो हमारी हो जाएंगी। आर्टेराइटिस, जैसे पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, ऐसे ही आर्टेराइटिस। तो आर्टेराइटिस अब हम समझ गए, इन्फ्लेमेशन ऑफ द आर्टरीज। रिगर्जिटेशन, रिगर्जिटेशन, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, यानी किसी भी चीज का पीछे की तरफ उलट के जहां से आया है वहीं वापस जाना। तो ये हमारा जब हार्ट वाल्व, ट्राइकुस्पिड वाल्व या हमारा बाइकुस्पिड वाल्व, जिसका दूसरा नाम क्या है बाइकुस्पिड वाल्व का, मित्रल वाल्व, राइट, या हमारा पुल्मोनरी वाल्व, या हमारा आवर्टिक वाल्व, है ना, सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं ना इन लोगों को। तो हमारा जो है वो इन हार्ट वाल्व्स में कोई भी डिफेक्शन हो जाए, कोई भी डिफेक्ट आ जाए, तो उसकी वजह से जो है वो ब्लड हमारा पीछे की तरफ जाने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी आर्टरी के जरिए से होता हुआ लंग्स में जा रहा है हमारा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब अगर हमारा वो पुल्मोनिक वाल्व्स अगर हमारे खराब हो गए हैं, तो रिगर्जिटेशन हो जाएगा, और लंग्स से या पुल्मोनरी आर्टरी से वापस कुछ हिस्सा ब्लड का जो है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं टेक्निकली रिगर्जिटेशन। इस्कीमिया, इस्कीमिया, इस्चीमिया भी बोलते हैं लोग, लेकिन ठीक वर्ड ज्यादातर लोग इसको इस्कीमिया, ओके, डिक्रीज्ड फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एन ऑर्गन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन एन आर्टरी। आर्टरी में किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, कोई भी चीज, आपका एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया है या कोई और चीज फंस गई है, कुछ हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, अपने आप में पूरी एक फुल फ्लेजेड जो है वो फील्ड है कार्डियोलॉजी की। तो उसमें जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो डिक्रीज हो गया, ऑर्गन में नहीं पहुंच रहा, तो उसको बोलते हैं इस्कीमिया, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई। क्यों कम हो गई? आर्टरीज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है,
तो उसको जो है वो बोलते हैं इस्कीमिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेक्स्ट्रोकार्डिया और इंटरेस्टिंग भी है। हम लोगों ने पहले शुरू में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का शुरू हुआ था, तब हम लोगों ने ये बात की थी कि कुछ लोगों का हार्ट जो है वो ऐसा लगता है जैसे इधर की तरफ है। इधर की तरफ नहीं होता, होता वहीं स्टर्नम के पीछे ही है। बस ये जो हिस्सा था हमारा एपेक्स वाला, है ना, मैक्सिमम 99.9% लोगों के जो है वो लेफ्ट की तरफ होता है। ये जो है वो बस फ्लिप हो जाता है, जैसे कहते हैं फ्लिप्ड ओवर हार्ट। तो ये फ्लिप्ड ओवर होकर के जो है वो राइट साइड की तरफ चला गया। तो इसलिए इधर देखते हैं तो नहीं मिलती कोई भी हार्ट बीट, और इधर मिलता तो इधर धड़ 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 हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे दिल इनका सीधे हाथ की तरफ है। तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट कहते हैं राइट हैंड, डेक्स्ट कहते हैं राइट हैंड, और कार्डिया तो आप जानते ही हैं, पर्टेनिंग टू दी हार्ट। आर्टरीज, वेन्स सब कुछ सही कनेक्टेड होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बस प्रेगनेंसी के दौरान ये किसी वजह से फ्लिपिंग हो जाती है हार्ट की, और नॉर्मल काम करता है। तो डेक्स्ट्रोकार्डिया जो है वो इज एस्टिमेटेड टू अकर इन अप्रॉक्सीमेटली 1 in 12,019 प्रेगनेंसीज, है नहीं। और बहुत सी कंट्रीज में तो ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 5 सालों में डेक्स्ट्रोकार्डिया अभी तक नहीं हुआ। कई कंट्रीज में, जापान है और दूसरी कंट्रीज हैं, उसमें नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में। लेकिन एनी हाउ ये एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिंपल है, और ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 12,019 प्रेगनेंसी में एक को होगा ही होगा, लेकिन ऐसा रेट चल रहा है। ओके, अभी हमारा स्क्रीनशॉट का टाइम आ गया, तो अब आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए हमारे क्लास का ये डिस्कशन का आखिरी हिस्सा हमारा आ गया। तो लेट्स ऑफ फ्रॉम हियर विद वन ऑफ द सोशल बुक्स, है ना, दैट इज द कुरान। मा लकुम ला तनासरून, आखिर तुम्हें क्या हो गया है कि तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि तारिक सर पी वाले का कैप्शन है कि लर्निंग वन स्मॉल थिंग ईच डे, रोजाना एक चीज सीखने की कोशिश कीजिए नई। अच्छा, दूसरा, फिर हमारा दूसरे की मदद करते रहिए, उनकी भी लर्निंग में मदद करिए, है ना। तो आखिर तुम्हें क्या हो गया जो एक दूसरे की मदद नहीं करते। बल लकुम तकूनु मुमिनीन, तुम आपस में एक दूसरे की हिफाजत भी नहीं करते। जैसे तुम अपनी सुरक्षा के सोचते हो, ऐसी दूसरों की सुरक्षा के भी तुम्हें सोचना चाहिए। इसको कहते हैं अनुकंपा, है नहीं, कि दूसरे के जूते में पैर डाल के देखो कि कहाँ काट रहा है। तो बल लम तकूनु मुमिनीन, तुम आपस में एक दूसरे की सुरक्षा भी नहीं करते। व अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, याद रखना जमीन पर वही चीज टिका के रखी जाएगी, उसी चीज को शोहरत होगी, उसी चीज को देर तक की जिंदगी मिलेगी जो तमाम इंसानों के लिए फायदे का होगा। किसी एक कम्युनिटी, किसी एक ग्रुप, किसी एक नेशन के लिए नहीं, बल्कि तमाम इंसानियत, मानवता के लिए जो फायदे का होगा, उसी को जो है वो जमीन पर टिका कर रखा जाएगा। वाशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, अगर ऐसा जो ऊपर 3 उसूल दिए हैं, और भी हैं, लेकिन अगर इन 3 उसूलों को अगर आपने करा है तो वअशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, जब ऐसा हो जाएगा तो ये ज़मीन अपने पालनहार के ओज से, उसके नूर से, उसकी लाइट से चमक उठेगी और मानवता डेवलप करने लग जाएगी। Thank you. Take care. Thank you all. Take care. Keep learning one new thing each day and help others also in learning. Thank you. Take care.